तो यार इस साल मतलब 2025 में कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। काफ़ी सारे रूल्स को टाइट कर दिया, कोटास वगैरह को रिड्यूस कर दिया, और कुछ तो ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनको बंद तक कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और जो अगला साल है मतलब 2026 वो कोई अलग नहीं होने वाला है। एज पर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, आर्टिकल्स वगैरह हैं ऑनलाइन, उनको देख के ये पता लगता है कि भी अगले साल और मेजर मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में। और हो सकता है कि अगले साल पीआर लेना कनाडा की और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो आज के टाइम पे अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अपने वर्क परमिट पे और पीआर को लेकर चिंतित हो कि भी किस तरीके से मेरी कनाडा की पीआर होगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि भी क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ताकि आप पैनिक मोड में ना जाके अपना प्रॉपर तरीके से रोड मैप डिज़ाइन कर पाओ, अपनी प्लानिंग वगैरह कर पाओ कि भी किस तरीके से मैं अगले साल या फिर उससे अगले साल अपनी कनाडा की पीआर लूंगा। अब यार सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज है बिल C-12, जो कि आईआरसीसी को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर देता है। मतलब ये पावर देता है कि भी वो किसी भी कैटेगरी या फिर किसी भी स्ट्रीम में एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर टेम्परेरीली पॉज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आईआरसीसी को ये लगता है कि भी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर या फिर कैटेगरी के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या फिर बैकलॉग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, या फिर उनको अगर ये डाउट होता है कि भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिस रिप्रेजेंटेशन के या फिर फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं या फिर टर्मिनेट ही कर सकते हैं, मतलब रद्द कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली, आपकी अगर फाइल लग गई, मतलब प्रोसेसिंग में चली गई, तो ये गारंटी थी कि भी रिजल्ट जरूर आएगा, चाहे वो अप्रूव हो या फिर रिजेक्ट हो। ऐसा नहीं था कि भी प्रोसेसिंग ही बंद कर देंगे, रद्द कर देंगे, मतलब प्रोसेसिंग तो कंप्लीट होगी। लेकिन 2026 में बिल C-12 की वजह से ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि भी कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेसिंग में थी, प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आईआरसीसी को अगर लगेगा तो भैया वो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, मतलब रद्द कर देंगे। तो अगर आप अपनी पीआर ऐसे प्रोग्राम के थ्रू लेने की सोच रहे हो या फिर किसी ऐसे प्रोग्राम में अपना कनाडा का वीज़ा लगाने की सोच रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर कोई भी वीज़ा जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस जाती हैं, मास में एप्लीकेशंस जाती हैं, तो भाई बहुत सोच समझ के उस प्रोग्राम को, जो पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए या फिर आप चीज़ों को ढंग से फॉलो अप कर पाओ या फिर अपनी प्लानिंग वगैरह ढंग से कर पाओ। उसके बाद यार बात आ जाती है एक्सप्रेस एंट्री की। उसके अंदर पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको पता ही है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर क्या होता है कि भाई आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, आपको एक CRS स्कोर मिलता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, और हर थोड़े टाइम के बाद जो कनेडियन गवर्नमेंट है, मतलब जो आईआरसीसी है, वो एक ड्रॉ निकालती है, उसके अंदर एक CRS कट ऑफ होता है। अगर आपका CRS स्कोर उस कट ऑफ से ऊपर है तो आपको ITA मिल जाती है, ITA मतलब इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, और फिर आप अपनी PR अप्लाई कर देते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके। अभी तक क्या होता था कि वो जो ड्रॉस है ना वो बहुत ही बड़े बड़े आते थे, बड़े बड़े इन द सेंस कि भाई ड्रॉ निकला, उसमें 6000 लोगों को ITA चली गई, या फिर 4000 या फिर 5000 लोगों को इन्विटेशन भेज दिया गया कि भी आप कनाडा की PR अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हो। लेकिन एज पर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, जो आर्टिकल्स वगैरह है, मैं अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोल रहा, 2026 और आने वाले सालों में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई जो ड्रॉस का नंबर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ड्रॉस का जो साइज है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 1000 लोगों को एक ड्रॉ के अंदर इन्वाइट किया जाएगा, 500 लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, और जो शिफ्ट है ना वो कैटेगरी बेस्ड हो जाएगा। मतलब कैटेगरी वाले ड्रॉज निकलेंगे, ज़्यादातर हेल्थ केयर कैटेगरी होगी, या फिर फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन हो गया, या फिर वो जो एग्रीकल्चर वाली कैटेगरी PNP के ड्रॉज हो गए। तो ये ड्रॉज नंबर में ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन इनका जो साइज़ है वो छोटा रहेगा। उसके अलावा आज के टाइम पे जो भी एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कैटेगरीज हैं कि भाई हेल्थ केयर की, टेक की, एग्रीकल्चर की, या फिर स्किल्ड ट्रेड्स की, या फिर फ्रेंच की अलग कैटेगरी है, और PNP के अलग ड्रॉज निकलते हैं। लेकिन 2026 में एक अलग कैटेगरी ऐड की जाएगी डॉक्टर्स की एंड फिजिशियंस की, जिसके अंदर आएंगे जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस, जिनका नॉक कोड होता है 31102, और साथ के साथ आएंगे सर्जन्स, क्लिनिकल एंड लैब स्पेशलिस्ट, जिनका नॉक कोड होता है 31101 एंड 31100। लेकिन हाँ, ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि भाई जो नॉन प्रायोरिटी वाले ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब ऐसी जॉब्स, ऐसे ऑक्यूपेशंस जो इन डिमांड सेक्टर्स के अंदर नहीं आते हैं, उनके लिए 2026 में भी फाइट रहेगी PR लेने के लिए। मतलब औखा हिसाब किताब रहेगा, तो उनको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री में CRS स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से और तरीके होते हैं जिनसे आप अपना CRS स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा औखा हिसाब किताब रहेगा, तो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, या फिर वही ऑप्शन है कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है या फिर जो इन डिमांड सेक्टर्स हैं उनके अंदर जॉब करो, उनके अंदर शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद यार बात आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ की कि भी अगले साल आसानी से कनाडा की PR लेने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आने वाली है, कौन कौन से डोर्स ओपन होने वाले हैं। तो दो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक के बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि भी अभी रिसेंटली IRCC ने जो इमिग्रेशन के टारगेट्स अनाउंस किए थे, उसमें एक लाइन लिखी थी कि भी
3,000 टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी लेने का मौका दिया जाएगा। ऐसे लोग जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं, यहाँ पे टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी स्टेबल जॉब कर रहे हैं, आगे इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, टीआर टू पीआर होगा या फिर कुछ और होगा, ये नहीं पता। क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये नहीं पता। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, नहीं पता। क्या ये सेक्टर स्पेसिफिक होगा, ये भी नहीं पता। इसमें लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, नहीं पता। कौन कौन सी जॉब होनी चाहिए, मतलब हो सकता है कि भी अगर आप ये जॉब कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि कोई ये रीजन स्पेसिफिक हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो, अभी नहीं पता। लेकिन हाँ, स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि भी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर कुछ लोग काम करते हैं जिनकी कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उनको बहुत ही आसानी से कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करना स्टार्ट कर सकते हो, चीज़ों को प्लान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है उन लोगों के लिए जो कि यूएस के अंदर हैं H1B वीज़ा पे। अभी पता ही है आपको कि भी यूएस ने वो जो फीस वगैरह हाइक कर दी है, $100,000 की फीस कर दी है, तो बहुत सारे लोग अब दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं कि कनाडा के अंदर इमिग्रेट हो जाए या फिर कहीं और इमिग्रेट हो जाए। और जो कनाडा है इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाहता है कि भी वो लोग जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्रॉबेबली टेक फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको कनाडा के अंदर बुलाया जाए। तो कनाडा प्लान कर रहा है एक एक्सेलरेटेड पाथवे बनाने का कि भी उस पाथवे के थ्रू जो यूएस के H1B वीज़ा होल्डर हैं उनको फास्ट ट्रैक से कनाडा की पीआर दे दी जाए, ताकि वो कनाडा के अंदर यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद यार बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। तो सबसे पहले बात आ जाती है अपनी ओंटारियो की। अब ओंटारियो की जो पीएनपी है, OINP, इसको रीडिज़ाइन करने की प्लानिंग चल रही है। मतलब नई स्ट्रीम्स, नई कैटेगरीज ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। और एक बहुत ही मेजर चेंज ये है कि जो अलग अलग एम्प्लॉयर जॉब ऑफर वाली स्ट्रीम्स है ना OINP के अंदर, उनको मर्ज करके, कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रीम बनाने का प्लान किया जा रहा है। और उसको ट्रैक कैसे किया जाएगा, उसको टीयर बेस्ड बनाया जाएगा। टीयर 0 से 3 जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और जो टीयर 4 या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और जो टीयर 4 या टीयर 5 की जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग हिसाब किताब होगा। तो एक तो ये चीज़ की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ओंटारियो की गवर्नमेंट भी बहुत ही रीजन स्पेसिफिक, बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक और बहुत ही जॉब स्पेसिफिक हो जाएगी। मतलब जिन लोगों को OANP अप्लाई करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा, नॉमिनेशन वगैरह जिनको मिलेगी, बहुत ही टारगेटेड हिसाब किताब रहेगा। मतलब राइट जॉब, राइट सेक्टर, राइट रीजन के अंदर जो लोग हैं उनको ही OANP मिलेगी, बाकी प्रॉबेबली OANP नहीं ले पाएंगे। तो ये हिसाब किताब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद यार अपनी प्रोविंस आ जाती है अल्बर्टा। अब अल्बर्टा की पीएनपी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, एक स्ट्रीम है जिसका नाम है रूरल रीन्यूअल स्ट्रीम। तो बेसिकली 1 जनवरी 2026 से ये जो रूरल रीन्यूअल स्ट्रीम है ना, इसके क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा टाइट किया जा रहा है। मैसेज बहुत ही क्लियर है अल्बर्टा की गवर्नमेंट का कि भी जो एक्चुअल में रूरल एरियाज़ के अंदर, अल्बर्टा के रूरल एरियाज़ के अंदर सेटल होना चाहते हैं, वही इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें। ऐसे लोग अप्लाई ना करें जो इन प्रोग्राम्स के थ्रू पीआर ले लेते हैं फिर वो बड़ी सिटीज़ के अंदर मूव हो जाते हैं। तो इन प्रोग्राम्स का जो एक्चुअल मोटिव था ना वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इसलिए एंडोर्समेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, तो थोड़ा सा औखा हिसाब किताब हो जाएगा इन प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी अल्बर्टा की पीएनपी लेना। उसके बाद यार बात आ जाती है सस्कैचुअन प्रोविंस की, और इसकी पीएनपी को कहते हैं SINP। और इनका 2026 का टारगेट ये है कि भी 4761 इतने लोगों को अगले साल 2026 में सस्कैचुअन की पीएनपी दी जाएगी, मतलब SINP दी जाएगी। तो सस्कैचुअन की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भी इस नंबर को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो आधे लोग हैं, मतलब 50% अलॉट किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर्स वाले लोगों को। मतलब ऐसे लोग जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रेड्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी या फिर टेक। और 20% अलॉटमेंट दी गई है कैप्ड सेक्टर्स को, जैसे कि ट्रकिंग, रिटेल या फिर फूड सर्विसेज। और बाकी लोगों को 25% अलॉटमेंट दी गई है। और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है ना, वो जो 50% अलॉटमेंट है उसमें से 750 का नंबर स्पेसिफिकली सस्कैचुअन ग्रेजुएट्स के लिए अलॉट किया गया। 750 लोग ऐसे होने वाले हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में होंगे कि भाई जिन्होंने सस्कैचुअन के अंदर अपनी पढ़ाई की है किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज से। तो सस्कैचुअन का ये सीन है। अब बात आ जाती है यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि भी इन चेंजेस के हिसाब से आप किस तरीके से अपनी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, ताकि आसानी से आप कनाडा की पीआर 2026 या फिर 2027 में ले पाओ, या फिर एटलीस्ट अपना प्लान वगैरह चेंज कर पाओ, अपना रोड मैप डिज़ाइन कर पाओ कनाडा की पीआर लेने का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई रैंडम प्रोग्राम नहीं, आपको सेक्टर बेस्ड प्लानिंग करनी है। हेल्थ केयर, टेक,
ट्रेड्स, एग्रीकल्चर, रूरल रोल्स, जिनके ऊपर फेडरल और प्रोविंशियल दोनों का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो अपनी प्रोफाइल उसी हिसाब से अलाइन करने की या फिर चेंज करने की कोशिश करो। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो कि भी CRS स्कोर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि भी आप कौन से सेक्टर, कौन सी कैटेगरी की जॉब कर रहे हो, क्योंकि 2025 में भी देखने को मिला है कि जो कैटेगरी बेस्ड वाले ड्रॉज थे वो ज़्यादा थे, CEC कैटेगरी वाले थोड़े से कम थे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा कैटेगरी बेस्ड हो जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप PNP लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो अपनी जो प्रोविंस है उसको बहुत ही ध्यान से चूज करो। जिस भी प्रोविंस के अंदर आप रहते हो या फिर जिस भी प्रोविंस के अंदर मूव होने का सोच रहे हो PNP लेने के लिए, चाहे अल्बर्टा है, सस्कैचुअन है, मैनिटोबा है, न्यू ब्रंसविक या फिर नोवा स्कॉशिया, जहां भी मूव होने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करो कि भी वहां पे किस चीज़ की डिमांड है। अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, फिर उस प्रोविंस जहाँ पे आप मूव होना चाहते हो उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करो, क्या वो दोनों चीज़ें मैच करती हैं। जिस कैटेगरी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, जिस सेक्टर के अंदर आप जॉब कर रहे हो, क्या उस सेक्टर के लोगों की उस प्रोविंस के अंदर डिमांड है? अगर नहीं है तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो भी Tier 2 PR प्रोग्राम या फिर जो भी उसका नाम होगा, जो भी आएगा 2026 में, उसके लिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखो। PR अप्लाई करने के लिए कौन कौन से जनरल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर कोई बंदा CC कैटेगरी के थ्रू अपनी PR अप्लाई करता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको रेडी करके रखने चाहिए, ताकि 2026 में जैसे ही वो प्रोग्राम अनाउंस हो या फिर उसका पोर्टल ओपन हो तो आप अपनी PR अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन डाल दो। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भी कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, वो बहुत छेती छेती आ रहे हैं, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। हफ्ते बाद कोई नया चेंज आता है, कोई अपडेट आ जाता है, महीने में, 2 महीने में कोई मेजर चेंज आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपनी प्लानिंग करोगे तो वही दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर आप canada.ca पे जाके आर्टिकल्स वगैरह रीड कर रहे हो। जो भी नोटिस वगैरह आते हैं मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो कहाँ पे नोटिस आते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से रीड करो, ढंग से समझने की कोशिश करो। अगर चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो किसी RCIC से कंसल्ट करो, खुद से चीज़ों को एज्यूम मत करो। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपना CRS स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो ये राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और PR अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, जनरल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं ज़्यादातर लोगों को, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को बढ़िया लगी, थोड़ी पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि अगले साल आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो जाए, आई होप, आई विश कि वो सबका हो जाए।